Welcome to Ashchand Academy. In this video, we'll be discussing this book from Ashchand Publishing written by Lakmeer Singh and Manjeet Kaur for class 10th Chemistry. हम लोग अपने पिछले वीडियोस में भी इस बुक के चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशंस कर रहे हैं और जो हमारा पिछला वीडियो था दैट वाज ऑन फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक दैट वाज रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. So we have talked about what chemical reaction is. हमने पिछले वीडियो में केमिकल रिएक्शन की बात की. हमने देखा कि हमारे चारों तरफ होने वाले जो बेसिक प्रोसेसेस हैं जैसे कि फूड का डाइजेशन, एक कैंडल का जलना या फिर एक किचन में जो है खाने का बनना, कुकिंग का जो प्रोसेस है. इनफैक्ट आप एप्पल को कट करके रख दें थोड़ी देर तक तो वो रेड हो जाता है. दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया. लेकिन एक इक्वेशन क्या होती है? आपने मैथमेटिकल इक्वेशन सुनी होंगी, अलजेब्रा में इक्वेशन सुनी होंगी, ज्योमेट्री में इक्वेशन सुनी होंगी. तो इक्वेशन का मतलब होता है कि जब किन्हीं चीज़ों को इक्वेट किया जाता है, व्हेन समथिंग इज इक्वेटेड. उसमें एक चीज़ लेफ्ट साइड में होती है, एक चीज़ राइट साइड में होती है, बीच में कोई इंडिकेशन मार्क होता है जैसे कि एरो लगा होता है. तो वैसे ही एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए देयर विल बी RHS राइट हैंड साइड, देयर विल बी LHS और लेफ्ट हैंड साइड. ऑन वन साइड you will write reactant, on other side you will write products, and there will be use of some symbols, arrows and lot of other information. तो एक इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, एक इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, डिपिक्ट किया जाता है और उसमें क्या क्या एडिशंस किए जा सकते हैं, क्या एनहांसमेंट किए जा सकते हैं, वैल्यू ऐड की जा सकती है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमारा डिस्कशन इस वीडियो में होगा. तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1 का आगे का पार्ट जो कि पिछले वीडियो से कनेक्टेड है. पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी केमिकल रिएक्शंस के बारे में जान चुके थे, उनके डेफिनेशन और उनके टाइप्स के बारे में जान चुके थे. अब हम उसी के कंटिन्यूएशन में यहाँ से शुरू कर रहे हैं केमिकल इक्वेशंस. So this is the point where we are starting right now. What is a chemical equation by definition? एक chemical equation क्या है by definition? So it says that the method of representing chemical equation एक method है representation का with the help of symbols and formula of substance involved in it. So generally chemical reactions को आप होते हुए देखते हैं. एक कैंडल जल रही है, उसको आप जलते हुए देख रहे हैं, लेकिन उसमें केमिकल प्रोसेस क्या हो रहा है? कैंडल इज मेड अप ऑफ वैक्स इज मेल्टिंग, दैट्स अ फिजिकल प्रोसेस, बट दैट वैक्स इज इवेंचुअली रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. So whatever I have narrated in last 30 seconds, if I want you to represent that in the form of a representation, एक वर्ड्स के फॉर्म में, आप एक इक्वेशन के फॉर्म में उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर दो, उसी को हम क्या कहेंगे? एक केमिकल इक्वेशन कहेंगे. तो वही यहाँ डिस्क्राइब किया गया है. केमिकल रिएक्शन को डिपिक्ट करने का या रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसमें इन्वॉल्व सारी चीज़ों के फार्मूलों को यूज़ करके, यू नो दैट molecules can be represented by formula. For example, C6H12O6. Okay, this is a very general formula which you know people call it as glucose. So instead of writing glucose in an equation, you prefer to use formulae. आप क्या प्रेफर करते हैं? फॉर्मूले प्रेफर करते हैं. सो डिपिक्टिंग रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड लॉट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन इज बेसिकली अ केमिकल इक्वेशन. एक यहाँ पर प्रोसेस दिखाया गया है. लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट दिस. वही रिएक्शन जो हमने शुरू में बात की थी, पिछले वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था. सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के कुछ क्रिस्टल्स डाल दिए जाएं तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेंगे और क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा. और जिंक सल्फेट के साथ साथ एक गैस प्रोड्यूस होगी, बुलबुले निकलेंगे उसमें से. वो गैस किस चीज़ की होगी? दैट विल बी ऑफ हाइड्रोजन गैस. बबल्स विल बी ऑफ हाइड्रोजन गैस. सो ये तो वर्ड में रिप्रेजेंट की गई इक्वेशन है. इसको हम कह सकते हैं केमिकल इक्वेशन इन वर्ड्स. वर्ड इक्वेशन है.
we can change the word equation into a chemical equation. It is not a chemical equation, it is word equation. हम इसको कैसे change करेंगे? By using the symbols and formula for all these things. So you will understand gradually. हम धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे इसकी जगह symbol use करने से हमें फ़ायदा क्या होगा. वो अभी हमें in few minutes we will be able to understand. But before that you should know symbols at least. इनको रिप्लेस करने से पहले आपको सिंबल्स पता होना चाहिए. तो पीरियोडिक टेबल में सिंबल्स दिए होते हैं सारी चीज़ों के. जिंक के लिए जो सिंबल है वो Zn होता है. सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो H2SO4 है. जिंक सल्फेट का फॉर्मूला जो है वो ZnSO4 है. और हाइड्रोजन का फॉर्मूला जो है वो H2 है. तो अब इस इक्वेशन में देखिए जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक सल्फेट है और हाइड्रोजन है. अब इस वर्ड इक्वेशन को हमें केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. दैट्स क्वाइट इजी एंड वी कैन सिंपली राइट इट एज Zn plus H2SO4 equal to ZnSO4 plus H2. Let us enlarge it and see it more clearly. Here is that same equation. यहाँ पर वही same equation है. Zn reacting with H2SO4 forming ZnSO4 and H2. So these two things here, they are called as reactants and these two things here are called as products. इन्हें हम reactant और product नाम देते हैं. So this is how you came to know and you learned how to convert a word equation into a chemical equation. All the chemical equations will be written in same manner. The best part of this chemical equation is that you will always have an idea about what are the elements involved in this process. So if zinc is reacting with H2SO4 and it is forming ZnSO4, you can imagine here, आप यहाँ पर imagine कर सकते हैं कि H2SO4 का SO4 पार्ट जिंक के साथ चला गया और जो H2 पार्ट है ये अलग से निकल गया, इसने गैस बना लिया. तो केमिकल इक्वेशन से आपको क्या फायदा हुआ? Why not you use word equations? The advantage is that chemical equation will give you an insight about what is happening during a chemical process. यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान हो क्या रहा है उस बात का एक अच्छा ग्लिम्स आपको मिलता है केमिकल इक्वेशन के थ्रू, जो कि आपको वर्ड इक्वेशन से नहीं मिलेगा. अगर आप वापस जाएं और देखें कि H2SO4 की जगह सल्फ्यूरिक एसिड लिखा रहता, जिंक लिखा रहता, तो क्या आपको पता चलता कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो सल्फेट पार्ट है वो यहाँ आ गया, या इसमें से ही हाइड्रोजन गैस निकली जो कि बबल्स के फॉर्म में बाहर आई? नहीं ना. तो यही एडवांटेज है केमिकल रिएक्शंस को लिखने का. आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आई. सो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो किसी भी रिएक्शन में लेफ्ट साइड में हमेशा रिएक्टेंट लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट राइट साइड में लिखे जाते हैं. एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो तो इनके बीच में एक प्लस का साइन लगाया जाता है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमेशा एक एरो भी रहता है. यू कैन सी हेयर दिस इंडिकेशन, और रिएक्शन में भी आप देख सकते हैं कि एक एरो लगा हुआ है. अब दूसरी बात आती है कि जब हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो वो बैलेंस्ड भी हो सकती है और अनबैलेंस्ड भी हो सकती है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस? सो दिस इज डिस्क्राइब्ड हियर in the next section of this chapter, balanced and unbalanced chemical equation. So when I was writing here zinc plus H2SO4 forming zinc sulfate and hydrogen gas, I would call it as a balance equation when the number of atoms on either side are equal. सीधी सी बात ये है. एक डेफिनेशन जो है बैलेंस्ड इक्वेशन की वो ये है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, इन दोनों में एटम्स के नंबर बराबर हो. गौर कीजिए, एटम्स, मॉलिक्यूल्स नहीं. मॉलिक्यूल के नंबर अलग हो सकते हैं, एटम्स की बात कर रहा हूँ. H2SO4 की अगर हम बात कर रहे हैं तो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन है. तो ये एटम्स का जो नंबर है वो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तभी हम उस इक्वेशन को बैलेंस्ड कहेंगे. हालांकि इक्वेशंस दोनों तरह से लिखी जाती हैं, बैलेंस्ड भी और अनबैलेंस्ड भी, लेकिन बैलेंस्ड की अपनी इंपॉर्टेंस है. बैलेंस्ड इक्वेशंस हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन देती हैं, हमें उनके स्टोइकियोमेट्रिक रेशियोज यानी कि कितना अमाउंट रिएक्टेंट का कंबाइन होगा तो कितनी अमाउंट प्रोडक्ट की बनेगी, इस बारे में जानकारी मिलती है.
अगर वो अनबैलेंस्ड होगी, इफ इट इज अनबैलेंस्ड, वी विल हार्डली बी एबल टू फिगर आउट द स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ रिएक्टेंट्स. That means we will not be able to guess what amount of reactant is combining and then what amount of product is being formed. So that's why it is important to have knowledge about balanced and unbalanced, and gradually we will learn that how balanced equations are prepared. So if we just look at this, the same reaction, हम उसी reaction को देख रहे हैं जो अभी हमने discuss की. Let's see if that is balanced or not. Now you have to guess. You're watching this video and you should be able to guess that whether this equation is balanced or not. So let us count the number of atoms of each type on both the sides. Zinc कितने हैं देखो दोनों तरफ. लेफ्ट हैंड साइड में एक जिंक है, राइट हैंड साइड में कितने जिंक है? एक ही जिंक है. सो नंबर ऑफ जिंक एटम्स इन रिएक्टेंट 1, इन प्रोडक्ट 1. लेट्स कम टू अनदर एटम. H2SO4 में 3 तरह के एटम है, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन. तो हमें एक एक एटम करके चेक करना है. हाइड्रोजन देखिए इधर कितने हैं, लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में देखिए कितने? 2. सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इधर भी 2, रिएक्टेंट साइड में भी 2 और प्रोडक्ट साइड में भी 2. नाउ लुक एट सल्फर एटम्स. सल्फर एटम देखिए इधर 1 और इधर भी 1. सल्फर एटम 1 हियर, सल्फर एटम 1 हियर. नाउ फाइनली चेक ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को भी चेक कर लीजिए. O4 4 ऑक्सीजन है यहाँ पर, SO4 यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है. तो ये 4 और ये 4. That's absolutely fine. You have same number of atoms on the left hand side as compared to the right hand side. मतलब जितने atoms reactant के हैं उतने ही atom product के हैं. So this fulfills our criteria of calling this as balanced chemical reaction. But that's not the case always. हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सारी केमिकल इक्वेशंस जो आपने लिखी वो हमेशा बैलेंस्ड होंगी. कभी कभी उन्हें बैलेंस करना भी पड़ता है. So you looked at this equation was balanced. We will talk about unbalanced equations as well. लेकिन जो unbalanced equations होती हैं और उनको कैसे बैलेंस किया जाता है, so that will be in the next part of this video. And if you have enjoyed this video, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, do like, share and subscribe the channel. And you can keep spreading this information about these videos to your friends. And just to remind you once again, we are discussing Lakshmi Singh and Manjeet Kaur from Aschand Publishing for class 10th. This is a chemistry book and we are discussing chapter number 1. So I'll see you in the next video. Thank you for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.